के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम अमरकांत की कहानियों के कथ्य, उनके शिल्प के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद के उपरांत यथार्थवादी धारा के जिन प्रमुख रचनाकारों का हम नाम लेते हैं, उनमें अमरकांत का नाम समादर से लिया जाता है। बलिया जिले के एक छोटे से गांव जिसे भगमलपुर कहा जाता है, वहां पर जुलाई 1925 में श्री सीताराम वर्मा और आनंदी देवी के घर में इनका जन्म हुआ। इनके अभिभावक अनन्य राम भक्त थे, अतः उन्होंने इनका नाम रखा श्री राम। परिवार में प्रचलित नाम के साथ लाल शब्द जोड़ने के कारण तथा जाति सूचक वर्मा शब्द जोड़ने के कारण इनका नाम बना श्री रामलाल वर्मा। कालांतर में इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरकांत कर लिया। अमरकांत ने एक स्थान पर लिखा है, मेरे खानदान के लोग अपने नाम के साथ लाल लगाते थे। मेरा नाम भी श्री रामलाल ही था, लेकिन जब हम लोग बलिया शहर में रहने लगे तो 4-5 वर्ष बाद वहां अनेक कायस्थ परिवारों में लाल के स्थान पर वर्मा जोड़ दिया गया और मेरा नाम भी श्री राम वर्मा हो गया। अमरकांत जी की एक बड़ी बहन थी गायत्री, किंतु जब अमरकांत अल्प आयु के ही थे तो वो बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया। अमरकांत जी को के साथ इनके परिवार में 7 भाई और 1 बहन थे। इन सभी का लालन पालन इनके अभिभावकों ने बहुत लाड़ प्यार से किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया गोरखपुर में हुई, जहां इन्होंने 9वीं कक्षा में मनमथनाथ गुप्त की भारत में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा और यशपाल के द्वारा संपादित की गई विप्लव कृतियों से देशभक्त क्रांतिकारियों द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को जाना, पहचाना, उनके बलिदान का ज्ञान अर्जित किया। देशभक्ति के कारण इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और खद्दर धारण करने लगे, किंतु शीघ्र ही वहां से विमुख होकर ये गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण इत्यादि के त्याग और बलिदान से प्रभावित हुए। 1942 में गांधी जी के करो या मरो नारे से इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी। सतीश चंद्र इंटर कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट करने के उपरांत इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि को ग्रहण किया। सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़ने, वहां की प्रतिक्रियावादियों के कारण नेहरू जी की जनतांत्रिक उदारता और मानवीयता का लाभ उठाते देखकर ये उसके प्रति विरोध से भर गए और इन्होंने इस बात को गहराई से समझ लिया कि राजनीति इनका क्षेत्र नहीं है, इनके लिए नहीं है, और यहाँ से ये हिंदी की तरफ उन्मुख हुए। प्रेमचंद, शरद चंद्र, रांगे राघव, गोरकी, मोपासा, रोमारोला, हार्डी, डिकेंस इत्यादि अनेकानेक साहित्यकारों को इन्होंने गहराई से पढ़ा, जाना, समझा और उसके उपरांत अपने लेखन में निरंतर ये उन्नति की ओर बढ़ते चले गए। गोरकी की माँ और टॉल्स्टॉय और चेखव के मानवतावादी दृष्टिकोण से अमरकांत जी सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। यशपाल ने एक स्थान पर लिखा है
क्या केवल आयु कम होने या हिंदी में प्रकाशित होने के कारण ही अमरकांत गोरकी की तुलना में कम संगत मान लिए जाएं? जब मैंने अमरकांत को गोरकी कहा था, उस समय मेरी स्मृति में गोरकी की कहानी शरद की रात थी। आगे वो लिखते हैं, उस कहानी ने एक साधनहीन व्यक्ति को परिस्थितियों और उन्हें पैदा करने वाले कारणों के प्रति जिस आक्रोश का अनुभव मुझे दिया था, उसके मिलते जुलते रूप मुझे अमरकांत की कहानियों में दिखाई दिए। अमरकांत की कहानियों को अगर हम गहराई से देखें, उन्हें पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि उनका अपना जीवन भी क्योंकि अभावों से घिरा हुआ था, उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं को झेला था, कठिनाइयों को भोगा था, उनसे पार निकलने के लिए उन्होंने रास्ते निकाले थे। अतः वे मध्य वर्गीय परिवारों में दिखने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इसी मध्य वर्ग को या निम्न वर्ग के पात्रों को लेकर उनके आसपास अपने कथानक का सृजन किया है। जीविकोपार्जन के लिए अमरकांत जी ने संपादन का कार्य भी किया। आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में ये कार्यरत थे। इसी में इनकी एक पहली कहानी बाबूजी प्रकाशित हुई। ये कहानी मध्य वर्गीय परिवार की थी और इसे इन्होंने आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ में जब ये सम्मिलित हुए तो वहां पर भी इन्होंने सुनाया। इसी संघ में इनका परिचय डॉक्टर रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव, राजेंद्र रघुवंशी से भी हुआ और उनके साहित्य ने भी अमरकांत जी पर अपना गहरा प्रभाव अंकित किया। यही वह समय था जब अमरकांत जी ने इंटरव्यू नामक अपनी कहानी का सृजन किया और उसे प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में सुनाया। न केवल सुनाया, इस कहानी को वहां पर मुक्त कंठ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई। इससे प्रेरित होकर इन्होंने अन्य कहानियों का सृजन किया। इनकी आरंभिक जो कहानियां हैं, उनके शीर्षक इस प्रकार से हैं। बाबा, जो कालांतर में ₹1.25 शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, कम्युनिस्ट, गले की जंजीर, नौकर और सुहागिन। भारत और मासिक पत्रिकाओं, कहानी तथा मनोरमा के संपादकीय विभागों में भी अमरकांत जी ने शुरू में कार्य किया। इलाहाबाद के दैनिक पत्र अमृत पत्रिका के संपादकीय विभाग में आने के उपरांत ये संघ की कार्यवाहियों में भी भाग लेने लगे। यहाँ इनका परिचय अन्य साहित्यकारों से हुआ, जिनमें ओम प्रकाश, कमलेश्वर, जितेंद्र, मार्कंडे, दुष्यंत कुमार, प्रकाश चंद्र गुप्त, श्री कृष्ण दास, शमशेर बहादुर सिंह, श्यामू पहाड़ी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय और नेमीचंद जैसे बड़े नामी रचनाकारों थे। इन सब से अमरकांत जी का संपर्क ही नहीं हुआ, इन सब से उन्होंने कुछ न कुछ ग्रहण किया। अमरकांत जी को कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये अपने आप में एक बहुत रोचक घटना है। इनके हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक थे श्री गणेश शंकर प्रसाद जी। इन्हीं की प्रेरणा से इनके मित्र ने एक बार हस्तलिखित पत्रिका निकाली और उसमें संपादक की जगह पर अपना नाम लिख दिया। अमरकांत जी को ये बात आक्रोश से पूरित लगी, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस समय अपने मित्र के कहने पर उसमें 2 कहानियों का सृजन किया, जिनके शीर्षक उनको बाद में याद भी नहीं रहे। अमरकांत जी का जीवन, उनका लेखन
उनकी परिस्थितियों का, उनके परिवेश से अपना संपर्क साधे हुए हैं। कहानी सृजन के आरंभ में जिस समय उन्होंने अपना कहानी सृजन आरंभ किया, उस समय की अगर हम देखें तो राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक जो जीवन था उसमें बदलाव आ रहा था। असीम संभावनाएं हमें दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही द्वितीय महायुद्ध के समय में जिन सपनों की हम बात कर रहे थे, जिन हमें लग रहा था कि हमारी इच्छाएं अब पूरी होंगी, वो सब समाप्त हो गई थीं। कहीं पर कुछ भी नहीं बदला था, किंतु अस्तित्ववादी विचारधाराएं अब भी विद्यमान थीं। जिन सुविधाओं का, जिन कल्पनाओं को लेकर हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो स्वतंत्रता के बाद कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और इन सब की प्रतिक्रिया हमें उस समय के साहित्य में भी दिखाई देती है। सामाजिक जीवन निरंतर विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से, संघर्षों से ग्रस्त था। इस समय विद्रूपताएं हमें दिखाई दे रही थीं। मनुष्य कुंठाओं से, संत्रास से, भय से अपना जीवन जीने के लिए बाध्य था। आदमी की उत्कट जिजीविषा उसे अपनी ध्वस्त होती हुई आकांक्षाओं, कुचले हुए अधूरे सपनों के साथ घिसिटते हुए, रोते हुए, कराहते हुए, बिना किसी स्वर्णिम भविष्य के सपने देखे जीने के लिए बाध्य कर रही थी। ऐसे में अमरकांत ने साहित्य का सृजन करना शुरू किया। उनका जीवनानुभव ही उनका साहित्यानुभव बनकर उभरा। अमरकांत जी की सादगी, उनकी विनम्रता, उनका संकोची स्वभाव इतना अधिक था कि अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी वे अडिग रहे। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई, किसी के सामने अपनी समस्याओं को उद्घाटित नहीं किया। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, अभावों को चुपचाप सहते चले गए। इतना ही नहीं, एक बार घोर अर्थाभाव के समय जब उन्होंने अपनी ही कृतियों की अग्रिम रॉयल्टी अपने मित्र प्रकाशकों से मांगी, तो उन्होंने उन्हें साफ मना कर दिया और ऐसे में उन्हें बहुत कम मूल्य पर अपनी पांडुलिपियों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। चिकित्सा के अभाव में उनकी पत्नी की मृत्यु का होना, छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करने की विकट समस्या, इन सब ने उन्हें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अंदर तक तोड़कर रख दिया था। पारिवारिक और लेखकीय दोनों ही स्तरों पर वो निरंतर संघर्ष कर रहे थे, किंतु संघर्ष करते हुए भी अपनी विशिष्ट शैली के कारण और अपने पात्रों को बिल्कुल पास से देखने के कारण, उनकी समस्याओं को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी यथार्थता के साथ उद्घाटित करने के कारण उन्होंने पाठकों के मध्य अपना एक स्थान अंकित कर लिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल विकट परिस्थितियों का अंकन किया, उन्होंने सामाजिक असमानता पर भी गहरी चोट की है। सामाजिक विषमताओं में, विद्रूपताओं में, जीवन की कठिनाइयों से लड़ते भिड़ते जीने के लिए विवश उनके पात्र पाठक की सहानुभूति के केंद्र बन जाते हैं। सामान्य जनजीवन की शुभाशुभ परिस्थितियों को, उनके जीवन में व्याप्त निराशा को उन्होंने अपनी कहानियों में लिपिबद्ध किया है। ये कहानियां कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता, इन दोनों के मध्य
एक टकराहट देती हैं, एक अनुगूंज हर तरफ हमें ध्वनित मिलती है। लेखक इनके लिए सामाजिक रूप से अपने आप को उत्तरदायी मानता है और इस दायित्व का निर्वहन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जीवन के अंत तक किया। अमरकांत जी का रचना संसार समीपस्थ परिवेश से निर्मित है। उन्होंने किसी वायवी पात्रों को अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु नहीं बनाया। अपने आसपास के लोगों के जीवन को, उनकी समस्याओं को, उनके संघर्ष को, उनकी त्रासदी को, उनकी पीड़ा को, उनकी कुंठा को उन्होंने अपने केंद्र में रखकर, अपने कथ्य के केंद्र में रखकर उद्घाटित करने का प्रयास किया है। अमरकांत जी को अपने समय संदर्भ की पूरी पहचान थी। हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन से हवा पानी लेते हुए इस संसार में हर जगह व्याप्त उन समस्याओं को ग्रहण करते हुए अपनी रचनाओं का सृजन किया है। इन कहानियों में एक तरफ अगर जीवन की जटिलताएं हैं जो पाठकों को कुछ देर के लिए ठहर कर विचार करने के लिए विवश कर देती हैं, कचोटती हैं, झंझोड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ अदम्य जिजीविषा भी है कि अगर इस जीवन में हमारे पास संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, तो हमारे अंदर जीने की इच्छा भी होनी चाहिए। और अगर ये इच्छा अभी शेष है तो कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हम अपने जीवन को चला सकते हैं। उन्होंने सामाजिक विषमताओं का वर्णन अत्यंत तटस्थता के साथ किया है, किंतु तटस्थ होते हुए भी बिना किसी लाग लपेट के सरल सहज शब्दों के माध्यम से उन्होंने जिन समस्याओं को उठाया है वो समस्याएं हमें आज भी दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हमें दोपहर के भोजन की तरह कोई ना कोई परिवार दिखाई दे जाता है जहां वो एक समय के भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां परिवार कम खाना खाकर, आधा पेट खाना खाकर दूसरे के लिए रोटी छोड़ देता है, जिससे परिवार का प्रत्येक सदस्य कुछ तो खा पाए। पाठक इनकी कहानियों को पढ़कर सामाजिक असमानता के कारण आक्रोश से भर जाता है। एक तरफ हम समाज में देखते हैं कि अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब इतना गरीब होता जा रहा है कि जीवन को जीने की आवश्यक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो भी वो जुटा नहीं पा रहा। ऐसे में उसके पास एक ही विकल्प रह जाता है कि वो घबरा कर आत्महत्या कर ले, किंतु अमरकांत इसका विरोध करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से वो कहते हैं कि जीवन में संघर्ष है तो उसका उत्तर भी, समस्या है उसका उत्तर भी है, उसका समाधान भी है। संघर्ष है तो कर्म भी है, हमें कर्म करते हुए जीवन संघर्ष को भोगते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना है। उनकी कहानियों को पढ़कर पाठक कुछ करने के लिए विचलित हो उठता है, कसमसा उठता है, किंतु कर कुछ नहीं पाता और ये असमर्थता उसे बेचैन कर देती है। उसे अपने आसपास 1, 2, 3 नहीं, अनंत ऐसे लोग मिल जाते हैं जो
जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अमरकांत आंदोलनों को निस्सार समझते थे और इसीलिए वो सदैव उनके प्रति निरपेक्ष बने रहे। स्वयं को महिमा मंडित करना, विभिन्न प्रकार के अवार्ड लेना, इनके प्रति उनकी रुचि कभी नहीं रही और इसीलिए वो किसी खेमे से नहीं जुड़े। उन्होंने प्रगतिवादी भावुकता और व्यक्तिवादी रोमानियत से बिल्कुल अलग अपनी एक निजी मान्यता बनाई और उसी के अनुरूप अपने साहित्य का सृजन किया। इनके अध्ययन मूल्यांकन की प्रासंगिकता को नई कहानी की उत्तेजना के शिथिल होने के उपरांत ही समझा गया। वस्तुतः युगीन साहित्यकारों ने जिन महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया था और जिन अंतर विरोधों के साथ उस समय का साहित्यिक जीवन चल रहा था, उसके मध्य अमरकांत जी की कृतियों का मूल्यांकन हम कर भी नहीं सकते। नई कविता के आंदोलन और अपने समकालीन कथाकारों, जिनमें धर्मवीर भारती हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, इन सब की सायास निर्मित सजावटी भाषा, प्रतीक, सांकेतिकता, बिंबों, स्त्री पुरुष के मध्य के संबंध, उनकी समस्याओं, इन सब से इतर अमरकांत जी ने मध्यवर्गीय व्यक्ति की विद्रूपताओं को उभारने का प्रयास किया। और क्योंकि इस वर्ग की समस्याएं, इस वर्ग का जीवन सीधा था, सपाट था, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा भी उसी तरह की होनी थी। इसीलिए अमरकांत जी ने सीधी, स्पष्ट, सामान्य भाषा में अपनी कहानियों का अंकन किया, उनका लिपिबद्ध किया उनको, जिससे सामान्य स्तर का पाठक भी वो क्या कहना चाहते हैं, अपने पाठकों को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंच सके। 1954 में वे रचनाकर्म में प्रवृत्त हुए, जब उनके समकालीन रचनाकारों में कुछ आयु के कारण थक चुके थे, चुक चुके थे, उनको पढ़ पढ़ के पाठक अब उन्हें और अधिक पढ़ना नहीं चाहते थे। और इसका कारण शायद ये भी था कि उनके पास और कुछ नया कहने के लिए अब शेष नहीं रहा था। वो उन्हीं समस्याओं का, उन्हीं कथ्यों का, उन्हीं बातों का पृष्ठपोषण कर रहे थे अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिन्हें पाठक कब का पढ़ चुका था। अतः उसे कुछ नया चाहिए था। इस समय के उनके समकालीन रचनाकार पत्रकारिता को अपना चुके थे और कुछ की लेखनी उनके देहावसान के कारण हमेशा के लिए मौन हो गई थी। ऐसे में समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अमरकांत जी लेखन में प्रवृत्त हुए। सामान्यतः कोई भी रचनाकार जब साहित्य लेखन में प्रवृत्त होता है तो शुरू शुरू में वो कविताएं लिखता है, क्योंकि हम अपने जीवनानुभव से अपने भावों को उद्घाटित करने के लिए कविता को सबसे सहज सरल विधा मानते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। किंतु अमरकांत जी ने पहले कविताएं ना लिखकर सीधे सीधे कहानियां लिखनी शुरू की। पर
रीतिकालीन कवियों की काव्य पंक्तियां उन्हें कंठस्थ थीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कविता विधा उन्हें रुचिकर नहीं थी। उन्होंने कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है और इसके लिए क्योंकि उन्होंने सीधी सपाट भाषा शैली को अपनाया, कतिपय विद्वानों ने उन्हें प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला रचनाकार मान लिया। अमरकांत जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि उन पर प्रेमचंद की तुलना में शरद चंद्र जी का प्रभाव अधिक है। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने प्रेमचंद जी के संपूर्ण साहित्य को अभी तक नहीं पढ़ा था तथा प्रेमचंद ने अपने समय के समाज को, उसमें रहने वाले विभिन्न वर्गों को, खेत खलियानों में कार्य करने वाले कृषक के जीवन को, आधे पेट भोजन करने वालों को और अपर्याप्त वस्त्र को पहनने वालों को, ऋण भार से दबे हुए किसानों को देखा था और इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से उसे विश्लेषित करने का प्रयास किया। अमरकांत जी ने कभी ऐसा जीवन नहीं देखा था, इसलिए वो प्रेमचंद के युग को, प्रेमचंद के समाज को अपनी कहानियों में अंकित कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने अपने युग को, अपने परिवेश को अपनी दृष्टि से, अपनी मान्यताओं से, अपने विचारों से और अपनी भाषा शैली से लिपिबद्ध किया है। केवल वर्ण विषय की समानता को देखकर उन्हें प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कह देना अनुचित है। इस प्रकार से हमने देखा कि अमरकांत जी ने अपने जीवनानुभव से और अपने आसपास के परिवेश से अपने साहित्य के कथ्य को चुना, अपने पात्रों को चुना और उनके इर्द गिर्द उन्होंने अपनी कहानियों का सृजन किया। अगले वक्तव्य में हम अमरकांत जी की रचनाओं पर और अधिक विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।